दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। आखिरकार जो बात पहले चरण के मतदान के बाद से लगातार बार बार मैं आपको अपने वीडियोस में बता रही हूं, वो बात अब गोदी मीडिया के चैनल्स में, अंजना ओम कश्यप के शोज में जानकार एक्सपर्ट भी बताने लगे हैं। दोस्तों, छठे चरण के मतदान के बाद अब स्थितियां देश में साफ हो गई हैं कि बहुमत से प्रधानमंत्री बहुत दूर जा चुके हैं। कितने दूर, इसका लेखा जोखा भी अंजना ओम कश्यप के शो में एक एक्सपर्ट ने बताया, तो अंजना ओम कश्यप बस सुनती रह गई। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप के शो का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट का इशू होता है यूट्यूब में। लेकिन जो बात अंजना ओम कश्यप के शो में संजय कुमार ने बोली है, वो बहुत ही गौर करने वाली बात है। दोस्तों, संजय कुमार देश के उन लोगों में से एक हैं जिन्हें करीब 25 साल हो गए, 20 से 25 साल इन्होंने केवल ओपिनियन पोल, सर्वे, एग्जिट पोल ही किए हैं। मतलब आप समझ लीजिए, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के एकदम खांटी जानकार है। ये कई सरकारों के लिए आते जाते, इन्होंने कई सरकारों को अपने सामने आते जाते देखा है। जमीन पर करीब 20-25 साल से ये चुनाव कैसे बदलता है, पलटता है, इसके खांटी जानकार रहे हैं। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप के शो में लोक नीति CSDS के सह निदेशक संजय कुमार जुड़े थे, जिनसे अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि अब तो छठे चरण का मतदान हो चुका है, अब तो कुछ स्थिति बताइए। तो साफ शब्दों में संजय कुमार ने जो बात बोली है, वो अंजना ओम कश्यप को तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, संजय कुमार ने अंजना ओम कश्यप के शो में जो कहा, उसका एक एक लाइन गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा, 400 पार का नारा तो बस नारा था, अब उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, कम से कम मैं तो नहीं कर रहा। जिस तरह से 6 चरण का मतदान हमने होते देखा, कोई एक नेशनल मुद्दा बनता नहीं दिखाई पड़ा। हर चरण में मुद्दा बदलता रहा। उससे संकेत ये मिलते हैं कि 2019 और 2024 के चुनाव में अंतर है। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा था, लेकिन अब कोई नेशनल लहर नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो अगर 2019 जैसी स्थिति नहीं, तो मुझे बीजेपी को 2019 जैसी सीटें कम आती दिखाई पड़ रही हैं। संजय कुमार ने साफ तौर पर अपने इस विश्लेषण में कह दिया कि जब स्थितियां 2019 जैसी नहीं है, तो सीटें 2019 जैसी कैसे आएंगी। और इसमें हर एक लाइन, तो दोस्तों न्यूज चैनल्स में आप खुद जानते हैं जो माहौल है, खुलकर तो अब वैसे भी, क्योंकि 7वें चरण की वोटिंग होनी है, तो वैसे भी आप खुलकर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आचार संहिता लागू होती है। और वैसे भी न्यूज चैनल में जो माहौल है, तो क्या ही आप खुलकर बोलेंगे। लेकिन जो बातें संजय कुमार ने बोली है दोस्तों, उनको किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक एक लफ्ज आप उनका सुनिए। संजय कुमार कहते हैं, 400 पार का नारा तो बस नारा था। अरे नारा नहीं था, 400 पार का नारा इस रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव में आई थी। पीएम मोदी चुनाव से पहले 400 पार का नारा दे चुके थे। न्यूज चैनल्स वालों ने 400 पार का नारा लगाया। मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ी गलती बीजेपी से हुई है, वो 400 पार का नारा लगाने से हुई है। उससे हुआ क्या, बीजेपी के कई बड़बोले सांसदों ने या कई बड़बोले उम्मीदवारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि 400 पार हमें सीटें चाहिए, 400 सीटें चाहिए, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। बाद में उस बीजेपी के उन तमाम उम्मीदवारों को, उन तमाम नेताओं के बयानों को ढकने की पीएम मोदी ने ये कहते हुए कोशिश की कि बाबा साहब भी खुद आ जाए तो संविधान नहीं बदलने दूंगा, आरक्षण खत्म जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं हो सकता। फिर उसका एक काउंटर नैरेटिव मोदी जी ने देना शुरू किया, मुस्लिम आरक्षण। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, पहले चरण से लेकर आज 7वें चरण की ओर हम बढ़ गए, 6 चरण पूरे हो गए, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जो विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री उठा रहे हैं ना, वो अब तक जमीन तक नहीं पहुंचा है। जमीन तक पहुंच गया बीजेपी के नेताओं के जो संविधान विरोधी बयान था, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। इसीलिए बीच चुनाव में मोदी जी को 400 पार का नारा छोड़ना पड़ा। अब क्योंकि उनसे सवाल पूछे गए, विपक्ष के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनकी तो 200 सीटें भी नहीं आ रही है, तो दोबारा से बीजेपी के नेताओं ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं हमारी 300 सीटें तो आ चुकी। इसके अलावा जो बात संजय कुमार ने बोली अपनी विश्लेषण में, वो बात मैं भी आपको लगातार बोल रही हूं दोस्तों, कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी हर चरण में मुद्दा एक नया खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी की ना एक खासियत रही है दोस्तों, कि वो चुनाव कोई भी हो, अपनी तरह मोल्ड करने की एक तरह से राजनीतिक एक ताकत है उनमें। लेकिन इस बार उनकी ताकत एकदम शून्य दिखी। हर
चरण में ऐसा लग रहा था कि वो किसी नए मुद्दे को लेकर, वो चाहते थे कि मछली मुद्दा बन जाए, वो चाहते थे कि मटन मुद्दा बन जाए, वो चाहते थे कि मंगलसूत्र मुद्दा बन जाए, वो चाहते थे कि इनहेरिटेंस टैक्स जैसा मामला मुद्दा बन जाए, जो इतना टेक्निकल था कि लोगों के समझ में नहीं आया। फिर वो चाहते थे 2 भैंस की जगह 1 भैंस छीन लूंगा, ये मुद्दा बन जाए। अंत में आते आते मोदी जी को मुजरे तक आना पड़ा, अपने भाषण में मुजरे तक आना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि एक पूरा का पूरा एक नैरेटिव चलाने की जो हर चरण में कोशिश हो रही थी वो नहीं चली। जो बात संजय कुमार ने भी कहा कि हर चुनाव में नैरेटिव बदल रहा था, लेकिन वो बदला नहीं जमीन पर। और एक बात जो लगातार दूसरे चरण के बाद से मैं आपको अपने वीडियोस में बता रही हूं कि ये मुद्दा, सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी की ये हुई कि ये जो पूरा का पूरा चुनाव हुआ ना, नेशनल हो ही नहीं पाया। जैसे 2014 में एक नेशनल मुद्दा था कि कांग्रेस को हराना है ना, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। तो 2014 में जो वोट पड़ा वो मोदी को लाने से कम कांग्रेस को सजा देने से ज्यादा था। 2019 का वोट था कि बालाकोट के नाम पर वोट करना है, देश के नाम पर वोट करना है, एक राष्ट्रीय मुद्दा था बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है। अब 2024 के आते आते कोई एक खास नेशनल मुद्दा खड़ा नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री मोदी से जो भारी भूल हुई, बीजेपी के पूरे संगठन से जो भारी भूल हुई है, मुझे लगता है वो है 22 जनवरी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ये मानकर चल गई कि देश में राम लहर चल रही है। और उस वक्त लग भी रहा था, मतलब हमारे जैसे पत्रकार भी कह रहे थे और विपक्ष भी एक तरह से बड़ा बिखरा हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाकई में राम लहर इतनी बड़ी होगी कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन देखिए अब स्थितियां यहां तक आते आते ये हो गई कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को अपनी हर रैली में बात करनी पड़ रही है। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी को यह तक कहना पड़ रहा है कि विपक्ष वाले आएंगे तो राम मंदिर में बाबरी ताला लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। उसके बावजूद भी राम मंदिर के नाम पर कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं, राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा, लेकिन राम मंदिर के नाम पर कोई एडिशन वोट नहीं पड़ेगा। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी का जो पहले ही जो उसका कोर वोटर था, जो सवर्ण वोटर कह लीजिए, या हिंदुत्व के नाम पर जो बीजेपी के साथ जुड़ा था 2014 के बाद से, 2019 के बाद से, वो और इंटैक्ट हो गया। लेकिन अगर मोदी जी को ये लगा या बीजेपी को ये लगा कि राम मंदिर के नाम पर नया वोटर जुड़ जाएगा, तो वो नहीं हुआ। इसके अलावा जो संविधान बचाने की मुहिम या संविधान विरोधी जो बयान आए बीजेपी के सांसदों ने, उसको जिस तरह से विपक्ष ने लपका और राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान को मुद्दा बनाया, मुझे लगता है कि गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी, इन 2 वर्गों में जो बड़ी घुसपैठ बीजेपी ने 2019 के बाद की थी, उसमें बहुत हद तक वापस से विपक्ष उसको अपनी ओर करने में कामयाब रहा है। अब वो कितना हुआ है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ये कहना कि बिहार में दलित और उत्तर प्रदेश में दलित या गैर यादव ओबीसी या गैर जाटव दलित अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को बिल्कुल वोट नहीं कर रहा, तो ये गलत होगा। यूपी से ऐसी बहुत जगह से खबरें आई कि गैर जाटव दलित साइकिल में सवार हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा सवार हो गया, लेकिन अगर थोड़ा भी छिटका है तो ये तो बीजेपी का वोटर था ना, जो मायावती से बीजेपी की ओर ट्रांसफर हुआ था। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी का एक और सपना जो बहुत ज्यादा बुरी तरह टूटा, वो था हर राज्य में अपनी अपनी तरह से चुनाव बदल गए। कर्नाटक में स्थानीय हो गया चुनाव, खासतौर पर प्रज्वल रेवन्ना के कांड के बाद। महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने क्या सोचा था और उसे क्या मिला, मतलब बीजेपी को सपने में भी उसने नहीं सोचा होगा कि उसकी स्थिति ये हो जाएगी। 2 पार्टियों को तोड़कर 4 पार्टियां कर दी गई। वोटर के अंदर इतना कंफ्यूजन हो गया और उस कंफ्यूजन के तहत ही ये सब कुछ किया गया। लेकिन हासिल क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो बीजेपी की या एनडीए की स्थिति है, मुझे लगता है 2019 का रिपीट करना तो बहुत बड़ी बात है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि डबल डिजिट में भी महाराष्ट्र में एनडीए आ जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक, महाराष्ट्र की मैंने बात की, अब अगर आप बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान में जब चुनाव निपटे थे तो करीब 12 सीटों में क्लोज फाइट बताई गई थी। और अब तो राजस्थान के जानकार बताते हैं कि 6 सीटें, मिनिमम 6 सीटें यहाँ पर विपक्ष या कांग्रेस पार्टी बीजेपी से झटक सकती है। ये वो राज्य हैं दोस्तों, राजस्थान जैसे राज्य, जहां पर क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने। यहाँ तो विपक्ष अगर 1 सीट भी लाता है ना, तो उसके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उसका तो जो पूरा का पूरा
मार्जिन था वो 0 था। इसके अलावा दोस्तों एक राज्य जो और बीजेपी को परेशान करेगा वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी राम लहर की जो उम्मीद थी वो चली नहीं है। पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि बीजेपी 2019 जैसा रिकॉर्ड अपना कायम कर ले, वो भी अपने आप में एक चुनौती होगी। जो उम्मीद पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने की थी कि वो बहुत आगे बढ़ जाएगी, वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ओडिशा से हो सकता है कि बीजेपी को कुछ मिल जाए दोस्तों। इसके अलावा सबसे बड़ा ड्रॉबैक बीजेपी को यह हुआ कि बीजेपी ने बहुत हाइप क्रिएट की दक्षिण भारत को लेकर, लेकिन तमिलनाडु और केरल में जो उसको उम्मीद थी वो ऐसी उम्मीद उसकी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि तेलंगाना में अच्छा परफॉर्म करे एनडीए, हो सकता है, लेकिन क्या वो इतना अच्छा परफॉर्म कर लेगी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कर ले? तो मुझे नहीं लगता। और ये बात अंजुम कश्यप के शो में अब जानकार भी खुलकर कहने लगे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपके हिसाब से एनडीए या प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी बहुमत से कितने दूर रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।